हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर 4 वायु। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल जा सकते हैं और रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। इसमें बता रखा है कि वायुमंडल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जीवित रहने के लिए, प्राणी के लिए, और वायु से हमें काफ़ी ऑक्सीजन भी मिलती है। तो जो हमारे आसपास जो भी होता है उसे वायु कहते हैं। वायुमंडल का संगठन। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था 6th में कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा हमारे वायु में 21% तो ऑक्सीजन रहती है और नाइट्रोजन 78% रहती है। इसमें सबसे बड़ा योगदान है। और बाकी की जो 1% होती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद हैं जिसमें वायु के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बताया, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 17 और बाकी के 1% ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड के पाई जाती हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक 78% है, तो ऑफकोर्स सी बात है सर्वाधिक पाई जाती है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले लेते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पौधे को जीवित रहने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं जिससे पौधे का इसका उपयोग कर सके। इसमें यह है कि जो सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, जो पौधे होते हैं वो सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। कुछ ये मृदा और कुछ जो जड़ों से नाइट्रोजन लेते हैं। जो पौधे होते हैं वो जड़ों में जो जीवाणु होते हैं उसकी सहायता से नाइट्रोजन लेते हैं। जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेते हैं और फिर वो पौधों तक पहुंचाते हैं जीवाणु। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है, 21% है ऑक्सीजन। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप तथा प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। मनुष्य भी सांस जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, और जैसे आजकल हो रहा है कि पौधे बहुत कट रहे हैं तो ऑक्सीजन की कमी आती है, इसलिए कहते हैं पौधे बचाओ। पेड़ हर जगह, मतलब इससे हरियाली भी रहती है और हमें ऑक्सीजन भी पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक तरह की महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन एवं के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन वापस देते हैं। जो हरे पादप होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन वापस करते हैं, तो ऑक्सीजन हमें उनसे मिलती है। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य और पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे संतुलन बना रहता है। जो मनुष्य और पशु है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो पादप जो होते हैं, हरे पादप, उसका प्रयोग करते हैं, जिससे गैसों का संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला और खनिज तेल आदि ईंधनों को जलाने से गड़बड़ा रहा है। अभी जैसे कि संतुलन जो हम वायुमंडल के साथ हम छेड़खानी कर देते हैं, तो कोयला और खनिज तेल के कारण ईंधनों के जलाने से गड़बड़ हो रहा है। वे वायुमंडल के प्रतिशत करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं।
परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो जो आयतन है पृथ्वी पर, जो मौसम और जलवायु प्रभावित होती है। तो इससे मतलब कोयला और खनिज कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते हैं, तो इससे वायुमंडल थोड़ा गड़बड़ा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होती है इससे। अब है वायुमंडल की संरचना। हमने पिछले क्लास 6 में भी पढ़ा था कि वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। पहली है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्य मंडल। ये इस तरह की। सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, बाह्य मंडल और फिर बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। सबसे पहले जो परत पाई जाती है वायुमंडल में वो है क्षोभ मंडल, जिसकी ऊंचाई है कम से कम 13 किलोमीटर। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं, क्षोभ मंडल में ही सांस लेते हैं। और मौसम की लगभग सभी जो भी घटना होती है, जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण, सब क्षोभ मंडल में पाया जाता है। अब है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल पाया जाता है और ये 50 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल की 13, तो इसकी समताप की 15 किलोमीटर। यह परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसमें कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती, वर्षा नहीं होती समताप मंडल में। इसका फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। जो भी हवाई जहाज उड़ते हैं वो सब समताप मंडल पर उड़ते हैं, क्योंकि वहाँ वर्षा नहीं होती। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। समताप मंडल में जो सबसे मेन है उसमें ओजोन गैस भी पाई जाती है। यह परत सूर्य से आने वाले हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। क्षोभ मंडल में वर्षा सबसे पहले होती है। क्षोभ मंडल में वर्षा होती है, मौसमी घटना होती है। और समताप में हवाई जहाज उड़ते हैं और यहाँ ओजोन गैस पाई जाती है। जो ओजोन गैस की परत होती है एक तरह से, जो कि खतरनाक किरणें हमारे वायुमंडल तक नहीं पहुंच पाती और हानिकारक गैसों से हमें रक्षा करते हैं। समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर है। यह 80 किलोमीटर की ऊंचाई में फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं। यह मध्य मंडल। अब बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। ऊंचाई बढ़ेगी तो तीव्रता बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ नज़दीक होता है। आयन मंडल भी इसी परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित होती है। रेडियो का जो भी तरंगें होती है, रेडियो संबंधी जो भी कार्य होता है, वो सब वायुमंडल में होता है। अब है बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। इसमें हल्की गैसें, हीलियम, हाइड्रोजन यही अंतरिक्ष में तैरती रहती है, वो बहिर्मंडल में। मौसम एवं जलवायु। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमें क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य का अनुमान लगाते सुना है। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा कर सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? जैसे किसी के दीर्घकाल किसी स्थान का जो औसत मौसम होता है वो जलवायु होता है। तापमान। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है।
वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। तापमान क्या होता है? वायु में जो मौजूद ताप और शीतलता होती है, जो उसका परिणाम निकलता है, उसे तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है। शीत ऋतु की हमेशा अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होता है। इसमें बता रखा है कि तापमान जो होता है वो दिन में नहीं, रात में और कभी भी बदल सकता है, ऋतु के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे शीत ऋतु में ज़्यादा गर्मी नहीं होती, ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा गर्म होता है। आतपन क्या होता है? आतपन एक महत्वपूर्ण कारक होता है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। आतपन क्या होता है? तापमान के वितरण को प्रभावित करने वालों को आतपन कहते हैं। सूर्य से आने वाली यह वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, आतपन कहलाता है। आतपन क्या होता है? तापमान को जो प्रभावित करता है, तापमान के जो वितरण को प्रभावित करता है, वो आतपन होता है। और सूर्य से जो भी ऊर्जा आती है वो पृथ्वी रोक लेती है, तो वो आतपन कहलाती है। आतपन सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखाओं से ध्रुव की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटना है। तो आतपन जो होता है वो भूमध्य रेखा बीच में होती है। तो बीच में ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि जो सूर्य की किरणें वो सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पे, तो यहाँ पर आतपन ज़्यादा होता है। जैसे जैसे दूर जाएंगे तो आतपन भी घटता रहेगा और तापमान भी घटता रहता है। क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्मी हो जाएगी कि यहाँ बहुत फसलें नहीं उग सकेगी। गाँवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एस्फाल्ट से बड़ी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त होती है। अब आपको पता चलेगा भूमध्य ध्रुव में तापमान कम क्यों होता है? क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। वायुदाब क्या होता है? यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। जो वायु है, यह वायु होती है, ये हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। किंतु हमें इसका अनुभव क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है, वो हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। जो वायु है वो हमारे शरीर पर दाब लगाती है, पर हमें महसूस क्यों नहीं होता? क्योंकि सभी दिशाओं से लगता है और हमारा जो शरीर है वो विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुदाब किसे कहते हैं? जो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर दाब सर्वाधिक होता है। ऊंचाई पर जाने के साथ साथ वायुदाब घटता रहता है। जैसे ऊपर जाते रहेंगे तो वायुदाब घटता रहता है और समुद्र तल में नीचे सबसे ज़्यादा होता है वायुदाब। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर होती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ होता है। जहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा तो वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, तो निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है वहाँ पर। और निम्न दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ, अगर जैसे ऊपर उठता है वह तापमान ज़्यादा होता है तो निम्न दाब होता है, तो वहाँ पर बादल जो होते हैं आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा रहता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप वायु भारी होती है। तो भारी वायु विभाजित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। जब भारी वायु होगी तो वहाँ उच्च दाब क्षेत्र बनता है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव जो होती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। अब है पवन। उच्च दाब क्षेत्र में से निम्न दाब क्षेत्र की ओर जो वायु गति होती है वो पवन होती है। तो वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है।
तो जब वायु की गति उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, वायु गति करती, तो उसे पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती तथा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेजी से बढ़ती है कि विपरीत दिशा में चलना भी कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर भी चलना आसान नहीं होता। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज हवा के कारण आपकी समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। पवन को 3 भागों में विभाजित किया गया। 3 तरह की पवनें होती है। कौन कौन सी? स्थानीय पवनें, मौसमी पवनें और स्थायी पवनें। स्थायी पवनें किसे कहते हैं? व्यापारिक पश्चिम एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें होती हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती स्थायी पवनें। जो व्यापारिक पश्चिम और पूर्वी पवनें होती हैं वो स्थानीय पवनें कहलाती हैं। और मौसमी पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में जो मौसमी पवनें, भारत में अधिकतर मानसूनी पवनें होती हैं। स्थायी पवनें जो होती हैं पश्चिम और पूर्व में वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है और मौसमी ऋतुओं के हिसाब से अपनी दिशा बदलती है। और स्थानीय, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्र समय। क्या आपको पता भारत में जो उत्तरी क्षेत्र में गर्म और शुष्क हवा चलती है वो कौन सी होती है? लू। तो लू एक स्थानीय पवनें है। तो 3 तरह की पवनें होती है, स्थायी, मौसमी और स्थानीय। स्थानीय जो पश्चिम और पूर्व में चलती है और लगातार वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती है। और मौसमी जो ऋतुओं के हिसाब से अपनी दिशा बदलती है। और स्थानीय जो किसी छोटे क्षेत्र में विशेष समय पर चलती है जैसे कि लू। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचा दी। उड़ीसा के मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रकर्ष से हानियां हुई है। 260 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलने वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। कितने? 260 किलोमीटर, मतलब कितनी तेज पवन होगी है। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया, कच्चे घरों को नष्ट कर दिया, अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों को क्षति भी उड़ा दी। विद्युत आपूर्ति, टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गई। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण ओडिशा के प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंग की स्थलें 20 किलोमीटर तक आ गई और इसके फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही मच गई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगें आ गई जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। ये उड़ीसा में आया था चक्रवात। फिर 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में उच्च दाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ। यही चक्रवात और धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा, गहन होकर इसे महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इरेसामा एवं बालीकुंडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस चक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इसमें लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियां, फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हो गया। ज्वारीय प्रकर्ष से उत्पन्न हुए लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भू क्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। सागवान एवं बांस के बागान वाले विशाल भू क्षेत्र नष्ट हो गए।
पारादीप एवं कोकण के बीच इससे मैंग्रोव के जंगल लुप्त हो गए। मतलब चक्रवात आया था, बहुत भयानक आया था, जिसमें बहुत सारा नुकसान हो गया था। यहाँ पे आर्द्रता, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को जो जलवाष्प की मात्रा होती है उसे आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक हो तो वहाँ आर्द्र भी दिन होते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है इसके जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है और इस कारण यह अधिक आर्द्र हो जाता है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है। हमारे शरीर से पसीना आने लगता है, आसानी से सूखता नहीं है, हम असहज महसूस करते हैं। आर्द्रता मतलब कि इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमिडिटी। जब जलवाष्प ऊपर उठता है और ठंडा होना शुरू हो जाता है, जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदों में बनाते हैं और बादल इन्हीं बूंदों का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सके तब यह वर्षण के रूप में नीचे गिरता है। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो एक बादल का रूप ले लेता है, जो एक बूंद होती है। फिर ये बूंद इतनी बड़ी बन जाती है जल की, तो ये वर्षा होती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाले जो वर्षण होता है उसे वर्षा कहते हैं। जो भी जल गिरता है ऊपर से, जब जलवाष्प ऊपर जाता है, बूंद का रूप ले लेता है बादल, फिर जल नीचे वर्षण के रूप में गिरता है तो उसे वर्षा कहते हैं। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से भी प्राप्त होते हैं। पौधे जल में संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अवनत पहाड़ों के नीचे बहता है। हम निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। जब वर्षा होती है तो बाढ़ भी आती है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार की वर्षा होती है: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। वर्षा नहीं होगी तो कुछ अपन फसल नहीं कर पाएंगे, न हम पानी मिल पाएगा। तो जीवित रहने के लिए वर्षा भी जरूरी है। इसलिए धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है वर्षा से, जिससे हमें पानी को जीवन के डेली यूज़ में हम काफ़ी यूज़ में लेते हैं। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। तो दोनों में कंडीशन है, कम हो तो सूखा होगा, ज़्यादा होगी तो बाढ़ आ जाती है। तो इसी तरह हमारा जो ये चैप्टर 4 है वायु, यह ख़त्म होता है। इसके पहले के जो 3 चैप्टर हैं वो हम कर चुके हैं, जिनकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।